अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था नल स्पेसेस, फिर उसके बाद हम कहाँ चले गए थे भाई? ठीक है, अच्छा जी, ये जी यहाँ लास्ट ये यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, ये नल स्पेस जो है वो सब स्पेस होती है किसका? आर की सर्टन पावर का, राइट। जैसे यहाँ पे जो है जैसे ये जो ओरिजिनल ए है ना, दिस इज द ओरिजिनल ए, ये है ओरिजिनल ए। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? आर सॉरी, इसका ऑर्डर जो है 4/3 है ना। ठीक है, तो इसको अगर आप एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये वाली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करके जो सोल्यूशन निकालेंगे तो ये जो सेकंड इंडेक्स है ना 3, ये नल स्पेस R3 का सब स्पेस होगी। किसका? R3 का। और वो यहाँ से भी नजर आ रहा है कि सारे वेक्टर जो है ना वो इससे जनरेट हो जाएंगे। x1 किसके बराबर है? -2x2, और x2 फ्री है लिहाजा वो एज इट इज लिखा जाएगा, और x3 0 वो ये लिखा जाएगा। राइट, तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। ठीक है, अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। ओके, अच्छा, ये जो नेक्स्ट है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको वो रिमाइंड करा रहा है। क्या रिमाइंड करा रहा है? वही जनाब, रिव्यू कर रहा है। राइट, तो सब स्पेस की 3 कंडीशनें होती हैं। ये वैसे ही है जैसे कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती थी ना, तो उसके भी आपको याद है ना 2 या 3 कंडीशनें होती थी। ये एक दूसरे के क्या चल रही हैं? पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है, मतलब है कि ये डेफिनेशन है और ये 2-4 रिजल्ट है। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि अगर कोई एक वेक्टर स्पेस है, हम उसमें से एक सब स्पेस पिक करना चाहते हैं, राइट। बेशुमार है, लाखों करोड़ों। तो फिर होगा ये कि मतलब देयर आर मेनी वेज। एक तरीका ये है कि उसमें से पी वेक्टर पिक कर लें आप उस वेक्टर स्पेस में से, ये रहे पी वेक्टर, और इनका ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें। उसी को तो हम क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं ना। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, और ये 2 खास एग्जांपल्स हैं नीचे वाली। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, A इज 4/3, तो जो नल स्पेस है वो R3 का सबसेट सब स्पेस होती है, और जो कॉल स्पेस है वो किसका होती है? R4 का होती है। देखिए ना, Mn, तो नल के साथ जो है वो सेकंड इंडेक्स जाती है और कॉल के साथ जो है वो फर्स्ट इंडेक्स जाती है। ठीक है, तो ये हमने किया था। अब हम जरा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? सब स्पेस। ठीक है, सो लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके जी, ऑलराइट। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, ये जो H है, अभी इसको आप छोड़ें, ये सब स्पेस है या नहीं? ये किस वेक्टर स्पेस अगर हम एज ए सेट लें, वो ये उसका सबसेट है? हाँ, किसका सबसेट है? मैं सब स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सबसेट की। तो यार ये R2 का है ना, क्या हुआ? 2 कंपोनेंट है ना, आगे कंडीशन को भी छोड़ देना आप, ये कंडीशन ही तो इसको रिस्ट्रिक्ट करती है ना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कलेक्शन है जो कि x y है और x - y = 4 है,
तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कलेक्शन जो R2 का सबसेट तो है, क्या ये सब स्पेस भी है? बताइए है कि नहीं है? कैसे है? नहीं, देखिए सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि अगर सबसे पहले तो आप ये चेक करो इसमें जीरो वेक्टर है कि नहीं है। इसमें है जीरो वेक्टर? नहीं है। जीरो इक्वल जीरो जीरो इज नॉट इन एच, इसलिए कि अगर ये एच में होता तो ये जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, तो ये जीरो, तो जवाब क्या मिलेगा? जीरो इज इक्वल टू 4। क्या इसको आप बाय करेंगे जीरो इज इक्वल टू 4 को? इसका मतलब है कि जीरो जीरो वेक्टर नहीं है इसके अंदर, तो कहानी खत्म हो गई। ये कैसा सब स्पेस है जिसमें कि आइडेंटिटी वेक्टर नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है। असल में ये जो बनते हैं ना सब कलेक्शन, वो आप गौर से देखा करें कि वो एक कंडीशन के जरिए से बनते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि जो भी आपने पिक करना है, पहला दूसरा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इट इज नॉट ए सब स्पेस। ओके, अच्छा आप जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं जनाब। ठीक है जी। अब पहले आप ये बता दें, वही दोबारा मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि ये जो V है, अभी हम इसकी बातें नहीं कर रहे हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं। ये किस स्पेस का सबसेट है? R3 का, इसलिए कि 3 कंपोनेंट चल रहे हैं ना, x y z। ओके, अब जरा दूसरा सवाल है वही कि क्या ये सब स्पेस है R3 की या नहीं? जीरो तो है इसमें, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक कंडीशन है ना, कंडीशन तो 3 होती है ना। ये दूसरी कंडीशन क्या होती है कि U अगर इसमें है और V अगर इसमें है तो सम भी होना चाहिए। और तीसरी क्या होती है? हाँ, ये तो है ना फंडामेंटल डेफिनेशन है। लेकिन आगे आगे जब जाते हैं तो हम, अगर हम ये शो कर दें कि ये वाला जो कलेक्शन है ना, ये एक खास मतलब टाइप का है जो ऑलरेडी सब स्पेस बन चुकी है, तो भी हो जाएगा ना। मतलब डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट प्रूफ कर लें तो ज्यादा आसान होता है। तो इसमें आइडिया पता है क्या है? इसमें आइडिया ये है, अच्छा पहले चले उसको हेलो सबको सर। छोड़। जी बोले। सर हेलो। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं ये? हाँ, अच्छा हमारा, आप जरा मुझे बताएं व्हाट वी आर डूइंग हियर, क्या कर रहे हैं हम? तो सर टॉपिक क्या चल रहा है? सबस्पेस के बारे में था ना। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि कोई कलेक्शन सब स्पेस बनता है कि नहीं बनता। तो जो पिछली एग्जाम्पल थी ना, वो तो नहीं था, वो समझ में आ गई थी पिछली एग्जाम्पल। बिलोंग कर रहा है। हाँ, अब ये वाली हाँ, जीरो एग्जाम्पल वाली देखें तो ना। आएगी ना बात। हाँ, अब इसको देखते हैं कि सब स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए पहले आप मुझे ये बताएं, चले मैं यहीं से पूछ लेता हूँ जो आईबी में बैठे हैं। आप मुझे एक वेक्टर बता दें जो इस वी को बिलोंग कर रहा हो। चलिए साहब, वेरी गुड। इसीलिए मैंने 2 रखे थे, मुझे पता था पहला 0 0 आएगा। दूसरा बताओ। आपने कहा 1, सही है। फिर हाँ, आप सही है। देखिए, आपको यह बिगिनिंग जो है ना लास्ट से शुरू करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने लास्ट दे दिया z, तो सेकंड इक्वेशन आपको y दे देगी, और जब फर्स्ट में जाएंगे तो आपको क्या दे देगी? x दे देगी। तो इसीलिए यहाँ पे z को -1 रखा, तो y +1 हो गया और x भी +1 हो गया। ठीक है, इसलिए कि y और x तो बराबर है ना। अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि क्या ये है या नहीं। उसका तरीका ये है कि आप इस सिस्टम को जरा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। तो हमने यहाँ लिखा XYZ, तो पहली रो क्या होगी? इस जो मैट्रिक्स नजर आ रही है, पहली रो क्या होगी? 1 -1 0। दूसरी रो क्या होगी? 0 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर नंबर सेटिस्फाई दिस, वो बेसिकली इस सिस्टम का सोल्यूशन होंगे। और ये सिस्टम जो है वो इस किस्म का है, AX = 0। इसका मतलब ये कलेक्शन जो है ना नल स्पेस हो गया एक ही। नल स्पेस ऐसे ही होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स लें, उसका होमोजेनियस सिस्टम बनाएं,
सोल्यूशन निकालें, वो सारे सोल्यूशन टुगेदर क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं, और उसका नाम नल ए होता है। तो यहाँ पर नल ए का जिक्र नहीं था, ये था ना ये वाला कलेक्शन, लेकिन हमने उस कलेक्शन को इस तरह से लिख लिया। इससे क्या बात वाज़ेह होगी कि ये कलेक्शन भाई ठीक है अपनी जगह होगा, लेकिन ये कलेक्शन किसी ए का नल भी है, तो ए का नल हमेशा सब स्पेस होता है, लिहाजा ये भी क्या है, सब स्पेस है। यही चीजें यहाँ इसने एक्सप्लेन कर दी कि नल ए वेयर ए इज दिस, सिंस नल ए इज ए सब स्पेस सो वी इज ए वेक्टर स्पेस। इस स्लाइड में जो मेरे सामने आखिरी लाइन में एक टाइपो है, उधर बताएं क्या है टाइपो। अभी बता दिया यार, आखिरी लाइन, देयर इज ए टाइपो इन लास्ट लाइन जो नजर आ रही है सामने, R3 है ये जो है ना ये R3 है, ठीक है। 3 कंपोनेंट की बातें हो रही हैं, तो R2 कहाँ से आ गया है, ये R3 है। ओके जी, तो ये क्लियर हो गया। यार ये काम करोगे अतीक? अतीक ये जो है ना फोटोकॉपी वाला होता है ना, उसको बोलना है सर ने भेजा है, मेरा नाम लेना नासिर, तो उसकी 6 कापियां करा उसको दे देना, और फिर 15 मिनट बाद जाके बोलो मैं आ रहा हूँ लेने, ठीक है। कितनी कॉपीज कहोगे उसे? 6 एज भी 6 है, कॉपी भी 6 होंगी बल्कि 7 करा लेना, इसलिए कि 3 तो यहीं बैठे हैं, 2-4 उधर भी आ जाते हैं। पता है ना कहाँ है फोटोशॉप मशीन ओके तो मतलब ये क्लियर हो गया ना कि दिस इज ए नल स्पेस, देयरफॉर इट इज ए सब स्पेस। सही है जी, ओके। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, ऑलराइट, जरा सी पार्ट भी देख लेते हैं जनाब। ओके, अगेन सबसे पहले कलेक्शन को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब पहली वही बात, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर ये है सब स्पेस या सबसेट, किस वेक्टर स्पेस का ये सबसेट है? R3 का है। अच्छा, अब अगेन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, मैं पहले 2 पूछता था, मैं आपसे 3 वेक्टर पूछूंगा पहले तो आप वही कहेंगे 0 0 0। ये कैसे आया 0 0? यहाँ लिखा है ना कि ये कलेक्शन कोई भी आ सकता है, आपने पहले क्या सोचना है, 3 नंबर सोचने हैं, XY, तो 0 कर दिया सबको, तो 0। जरा दूसरा बताओ। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ये पैदा होता है आपके जहन में, ये शक क्यों आया कि ये Z होना चाहिए? नहीं, फायदा है, मैं आपको बताता हूँ। आपके जहन में ये है कि अगर 3 डायमेंशन काम हो रहा है, जैसे पिछले केस में था ना बी में, तो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए या 3 पैरामीटर होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। असल में एक नंबर से भी तीनों कंपोनेंट जनरेट किए जा सकते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 2 नंबर सोचे हैं और कंपोनेंट्स कितने जनरेट किए? 3। 2 नंबर से तो भाई मिलियन कंपोनेंट जनरेट हो सकते हैं। नहीं, वो अभी हम बाद में बात करेंगे क्या है ये। वैसे आप सही कह रहे हैं, वो आपने शायद ये देख लिया है, एस जो है इन 2 का स्पैन है ये प्लेन है, सही है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, पहले वही जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, एक वेक्टर तो लिख दिया ना 0 0, बाकी एक बताओ ना आप में से कोई। ये कहते हैं कि x को 0 ले लें, y को 1 ले लें, तो वेक्टर क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो एक और ले लो जल्दी से यार, दोनों को 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा अब ये 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट, ठीक है। तो ये कलेक्शन इस किस्म का होगा। अब हमने ये देखना है कि ये कलेक्शन जो है वो सब स्पेस है कि नहीं। तो 2 तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका तो ये है कि ये जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे ना, x और y को चूज करके फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, इस कलेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो ये कलेक्शन है हमारा, पहले हमने x
पार्ट को कॉमन ले लिया, एक्स वाले को कंट्रीब्यूशन ले लिया और फिर वाई वाले को कंट्रीब्यूशन ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो कलेक्शन है ये इन दो वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक्स वाई तो वेट हो गए ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो बस साबित हो गया कि एस जो है इन दो वेक्टरों का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, लिहाजा ये सब स्पेस है। अच्छा, ये वेक्टर स्पेस पता क्यों लिखता है, उसके दो रीजन है। वो जैसा होता है ना, अक्सर अक्सर लोग बड़े एरोगेंट होते हैं, वो कहते हैं यार छोड़ो, मेरे अम्मा अब्बा ने जो किया बस मैं ही मैं हूँ, वो फिर वेक्टर स्पेस कहेंगे। लेकिन अगर अपने अपना फादर का रिगार्ड करना है, मदर का, तो आप कहेंगे मैं उनका हूँ, तो फिर वो सब स्पेस आ जाता है। चीजें दोनों ही सही है। क्या हो गया भाई, तुम क्या नालायक बच्चे तो नहीं अपने वालिदैन के, हैं? नहीं हो? चलो ठीक है, ऑलराइट। तो ये इसीलिए इसने एक वेक्टर स्पेस लिखा है कि कहता है भूल जाओ यार थ्री को, यार बस मैं हूँ, मैं वेक्टर स्पेस हूँ बस। अच्छा, ये इसको दो तरीकों से कर सकते थे, एक तो ये कर लिया ना, दूसरा ये नीचे आ रहा है अनदर सोल्यूशन। दूसरा ये है कि आप ये करो कि ये जो कलेक्शन है ना, जो हमने इसको पहले लिखा था ना इस तरीके से, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 2 0 1 -3 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप कॉल ए कह सकते हो ना इसको। देखें कॉल ए, और इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, स्पैन लिखो। अगर आप स्पैन लिख रहे हो ना तो ए के कॉलम्स को अलग अलग मेंशन कर रहे हो। अगर आप कॉल कह रहे हो तो उन कॉलम्स को ए में डाल रहे हो, कह रहे हो कि इट इज कॉल ए। कॉल ए का मतलब यही होता है कि ए के जो कॉलम्स है ना उनके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बात दोनों एक ही है, राइट। तो दूसरे तरीके से भी ये हो गया कि हमने एस को शो कर दिया, वो कॉल ए के बराबर है, वेयर ए इज दिस, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर स्पेस, सिंस ये क्या लिखा हुआ है, कॉल स्पेस इज ए वेक्टर। दो मशहूर चीजें होती है ना एक के साथ, एक नल होती है, एक क्या होती है, कॉल होती है। तो अब आप जरा थोड़ा सा सोचेंगे कब हम इसको नल ए के तौर पे पेश करते हैं और कब हम इसको कॉल ए के तौर पे पेश करते हैं, जब इस किस्म का कलेक्शन हो, इस किस्म का कलेक्शन हो। अब सही हो गया, ओके। मैंने शायद आपको बताया था पहले भी कई दफा, दोबारा बता देता हूँ कि ये जो होती है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो चीज चल रही है ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वेक्टर स्पेसेस, इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है, राइट। क्या मतलब, अब जरा दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो ये दो कंडीशनें तो पुरानी है ना, याद है ना आपको, कि अगर दो वेक्टर ले लें तो टी यू प्लस वी टी यू ब्ला ब्ला ब्ला। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वही है ना जो बार बार बनाता हूँ, कि यहाँ आपने यू लिया, यहाँ पे आपने वी लिया, यहाँ पे यू प्लस वी हो गया, तो इसकी इमेज ले लें, इसकी इमेज ले लें, इसकी इमेज ले लें, तो इमेजेस का सम जो होगा ना वो इस इमेज के बराबर होगा। ये राइट हैंड साइड है।
टी यू प्लस टी वी, ठीक है, बल्कि इसमें तीनों ही आ गए, इसमें ये टी यू है, ये टी वी है और ये टी यू प्लस वी है, लेकिन इनका सम इसके बराबर होगा, ये कह रहा है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी वही है सिंपल। अच्छा, आप जरा नीचे आ जाएं। अब आप इस तरह से इमेजिन करें कि आपके पास ये है ना और ये है, ठीक है, फ्रॉम 1 टू W। अच्छा, फर्क पता क्या हो गया, जरा थोड़ा सा फर्क है। पहले हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो RN से RM में जाया करती थी, अब हम कहाँ जा रहे हैं, V से W। कहने का मतलब है कि V जो है ना, कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकती है। पहले क्या होती थी, यूक्लिडियन स्पेस होती थी, W भी क्या होती थी, अब कोई भी हो सकती है। अच्छा जनाब, चलिए ठीक है। अब आप एक काम करें, आपने एक वेक्टर लिया जिसकी इमेज यहाँ पे 0 है, क्या है भाई, 0, ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T। एक दूसरा पिक किया, वो हो सकता है वो भी 0 पे जा रहा हो, तीसरा पिक किया, हो सकता है वो भी 0 पे जा रहा हो। तो आपने इन सबको कलेक्ट किया, इन सब वेक्टरों को कलेक्ट किया जिसकी इमेज क्या है, 0 है। तो अगर तो पुराना जमाना होता RN और RM, तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप एक मैट्रिक्स का नल ले रहे थे। मैट्रिक्स का नल यही तो होता है ना, AX इज इक्वल टू 0। अब इसको मैपिंग के तौर पे देखें, मैपिंग पे क्या हो रहा है कि इधर का X अंडर A उधर जा रहा है, कहाँ, 0 पे जा रहा है, और यहाँ पर एक से ज्यादा X हो सकते हैं। तो हम उसको क्या कहा करते थे, नल स्पेस कहा करते थे ना। आज की तारीख में जरा फैंसी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कर्नल कहते हैं। तो कर्नल क्या हुआ, ये जो पहली वेक्टर स्पेस है ना, ये इसके एलिमेंट्स हैं जो दूसरी स्पेस में 0 पे जाके मैप कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ए कर्नल। तो कर्नल कह लो, नल स्पेस कह लो, बात एक ही। लेकिन चूंकि नल स्पेस आमतौर पे मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होती है ना, जबकि जनरल डेफिनेशन में तो मैट्रिसेस भी मैट्रिसेस पे जा रही होंगी, पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल्स में जा रहे होंगे, तो लिहाजा वहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, कर्नल। बेसिकली कर्नल क्या है, भूल जाएं RN RM, दो वेक्टरों के दरमियान, दो वेक्टर स्पेस के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो तमाम वेक्टर्स फर्स्ट स्पेस के जो अंडर T 0 पे मैप कर जाएं, वो सारा कलेक्शन क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। और बात वहीं आ गई कि अगर पुराना जमाना है तो TX बराबर किसके होता है, AX के होता है। तो फिर कर्नल जो है वो वही हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, नल। अभी इसको ना देखिएगा, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये इससे अभी इसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, अब मुझे बता दें कि इसमें पिक्चर भी गायब हो गई। व्हाट इज द रेंज, अगर पुराने जमाने की बात करें, रेंज क्या होता था, या चलें पुराने जमाने की बात करें तो को डोमेन कौन सा सेट है, राइट वाला को डोमेन है ना, लेफ्ट वाला डोमेन है। तो रेंज क्या बुलाती, एक तीसरा भी तो होता है ना, रेंज। हाँ, तीसरा का मतलब है कि ये वो एलिमेंट्स हैं को डोमेन के जो किसी ना किसी एलिमेंट्स की इमेज है, यही तो रेंज कहलाता है। और मजे की बात है, हमारे केस में अगर पुराने जमाने में चले जाएं तो कॉल ए ही तो असल में रेंज है। यानी ये जो कंसेप्ट है ना हमारा कर्नल का और रेंज का, ये जब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था, जब तक हम क्या कर रहे थे, RN RM, लेकिन आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस देखिए, जो आज कर रहे हैं वो पुराने पे भी तो वैलिड होगा ना, इसलिए कि आज की डेट में हम वेक्टर स्पेसेस की बात कर रहे हैं, पुरानी डेट्स में हम RN RM वो भी वेक्टर स्पेस थे। तो अगर न्यू सेटअप में या पुराना सेटअप देखें, तो न्यू सेटअप का कर्नल जो पुराने सेटअप का नल था सेम है, और न्यू मतलब है सेटअप का जो रेंज है T का, वो पुराने कंसेप्ट में क्या था, कॉल ए, कॉल ए। ठीक है, क्लियर। तो ये सिर्फ जो है ना नॉमेनक्लेचर है ज्यादा, ठीक है इसमें। ये आखिरी थे ना स्लाइड, पुराने नोट्स आपके पास हैं, देख के बताओ। खत्म हो गया ना, इसका मतलब है अब हम कहाँ चलें, इस पे चले ना, जो नया वाला काम है, ठीक है। दैट मींस कि मुझे अब 4.3 लोड करना होगा, सही है। ओके जी, लेट्स लोड 4.3। डॉक्यूमेंट्स, गाइस,
डाउनलोड 4.3 हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ऊपर? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस। आप कहेंगे भाई क्या हो रहा है सर, ये तो कह रहे हैं ना, मैंने दूसरे सेक्शन में बताई थी, क्या मिसाल दी थी, नया पाकिस्तान है लेकिन गवर्नर वही पुराना है। 2018 की बात है जब पीटीआई की हुकूमत आई थी ना, कौन सा पुराना गवर्नर दोबारा लगाया था? हाँ, सरवर नाम है ना उसका क्या। हाँ, पहले भी था ना वो, उसके जमाने में, किसके जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दोबारा लगा दिया लोग, नया पाकिस्तान, गवर्नर पुराना। तो यहाँ पे तो वही बात हो रही है, नया कंसेप्ट चल रहा है, कौन सा? नहीं नहीं, नया कंसेप्ट है वेक्टर स्पेस का, लेकिन ये तो पुरानी चीज है, लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये कैसा है, इसका रेलेवेंस बन रहा है? बन रहा है ना, देखते हैं कैसे बन रहा है। वो इस तरह से बन रहा है कि पहले जमाने में जब हम डेफिनेशन देखते ना, ये वाली जो डेफिनेशन देखा करते थे, आप ऐसा करें, इसको हटा दें, ये वाला हटा दें, इन Rn। पहले जमाने में ये डेफिनेशन होती थी, a set of vectors v1 v2 in Rn is said to be linearly independent if the vector equation has only the trivial solution। यहां तक होती थी ना डेफिनेशन, याद है ना? वही लीनियर कॉम्बिनेशन लेते थे, अगर चंद 5-6 वेक्टर्स हैं, उनके बारे में देखना है कि वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो आप क्या करते थे, एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस सिस्टम बनता था। अगर इसमें सिर्फ ये देखें, वो बार बार मैं जोर देता हूँ, ओनली अगर सिर्फ और सिर्फ 0 0 सोल्यूशन आए तो इसको हम क्या कहते थे, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए तो इसको डिपेंडेंट कहते थे। तो भाई वही चीज है, लेकिन अब आर एन की जगह क्या आ गया है, एनी वेक्टर स्पेस। तो अब ये कंसेप्ट जो था ना, कौन सा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, वो आर एन से जनरलाइज होके वी में पहुंच गया। तो वी में से कोई भी वेक्टर स्पेस हो, चंद वेक्टर्स लिए v1 v2 v3, अगर आपने चेक करना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो यू फॉर्म दिस इक्वेशन। अगर ओनली सोल्यूशन आए 0 0 तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आ जाओ कि अगर एक सोल्यूशन भी नॉन ट्रिवियल आ गया, ठीक है, देयर एग्जिस्ट नॉट ऑल 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो इसको खामखा 2 दफा बनाने लिखने की जरूरत नहीं थी, बस यहीं पे काम खत्म कर देना चाहिए था, राइट? क्या ये इक्वेशन है, अगर ओनली सोल्यूशन 0 0 है तो इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन वही पुराना पाकिस्तान है, नई थ्योरी डाल रहे हैं इसमें, वही 1.7 है पुराने जमाने की, लेकिन ये 1.7 आज के जमाने में भी वैलिड है। क्या वैलिड है? ये वाली चीज, a set containing the zero vector is linearly dependent। वो पहले भी होता था, अब भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम सिर्फ वेक्टर की बात करते थे, आज की तारीख में वेक्टर स्पेस कुछ भी हो सकती है। आगे एग्जांपल आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज। चीज ये है कि ये भी वही पुरानी कहानी है, set of two vectors is linearly dependent if and only if one is a multiple of the other। पहले सिर्फ हम वेक्टरों को देखते थे, अब हम मैट्रिसेस भी देख सकते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, या हम पॉलिनोमियल भी देख सकते हैं। अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो 2 पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये तीसरा तो वही चीज है जो फर्स्ट में लिखी हुई है, फर्क इतना है कि वो पहले उसने एक लाइन में लिख दी थी, अब उसने 2 लाइन में लिख दी है। चीज तो बिल्कुल वही है, लेकिन आई एन यहाँ डाल दिया है, वहां पे लिखा हुआ है लीनियरली डिपेंडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो भाई ये क्या है, या तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी, या तीसरी। इसका मतलब है तीसरी रॉन्ग होगी ना, इसलिए कि पहली को तो हम देख चुके हैं ना अच्छी तरीके से। तो इसको जरा मॉडिफाई करके बताओ, या तो इसको डिलीट कर दो, लेकिन डिलीट नहीं करो, इसको एक मीनिंगफुल एक और बॉक्स बना लेते हैं। तो क्या मीनिंगफुल बॉक्स बनेगा? हाँ, आप ये लिखेंगे अ सेट कंटेनिंग, नहीं, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर। यहाँ पे ये करेंगे अ सेट कंटेनिंग द ओनली वन नॉन, अब बाकी ये सही हो गया। अब क्या हुआ जुमला, अ सेट कंटेनिंग द ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, सही है।
तो ये थोड़ा सा कनेक्शन करना था। ओके, लेट्स सी आगे क्या करना है। ओके, अब जैसे हमने कहा ना कि कंसेप्ट तो वही पुराना है, सिर्फ एग्जाम्पल जरा नहीं होंगे। हाँ, ओके, याद है आपको M22 डिस्कस किया था हमने। M22 का मतलब क्या था? ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। हमने ये सब प्रूफ कर दिया था कि ये एक सब स्पेस है, बल्कि सब स्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस ही है। इसलिए कि सब स्पेस तो वो होती है ना कि पहले कोई एक वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट है। M22 का तो मतलब यही है, क्या? ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ओके, तो अब क्या लिखूं यहाँ पे? डिपेंडेंट लिखूं ना? वजह है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा क्या है? डिपेंडेंट। तो उसके लिए तो आप वो चीज ले रहे हैं जो इंडिपेंडेंट की तरफ ले जाती है। ये बोलो भाईजान, ये अभी तो लिखा है वो तीसरा जो बॉक्स से जो करेक्शन कराई थी वो यही तो था। उसमें खैर ओनली वन का था, लेकिन ये वो वाला करेक्शन है कि अगर कोई भी सेट में 0 वेक्टर होगा तो वो सेट हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। भले वो मैट्रिसेस का कलेक्शन हो, भले वो वेक्टर्स का हो, भले वो पॉलिनोमियल्स का हो, तो ये क्या है? डिपेंडेंट है। अच्छा जी, अब ये बताओ सेकंड वन क्या लिखूं इसकी जगह? इंडिपेंडेंट सर। हाँ, वजह बताओ क्यों इंडिपेंडेंट है? लिखा दोनों हुआ में ये मल्टीपल्स नहीं है सर एक दूसरे के। मल्टीपल नहीं है। अगर आप ये इसका मल्टीपल कहते हैं तो ये 11 नहीं, ये 12 होना चाहिए था, राइट? अगर ये 12 होता तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाते, लेकिन वो तो 11 है, सो इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। ओके, अच्छा, ये थ्योरम वही पुरानी है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि पहले Rn के वेक्टर चल रहे थे, अब जनरल स्पेस है। तो कोई भी सेट अगर आप ये कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक वेक्टर कहीं भी मौजूद होगा जो प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकेगा। और कन्वर्सली अगर कोई लिखा जा सकेगा वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस, तो वो डिपेंडेंट होगा। तो चीज वही है, सिर्फ जनरलाइज हो गया, Rn की जगह जनरल वेक्टर स्पेस आ गई। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एग्जाम्पल जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। इसलिए टाइम लगाएंगे कि ये जरा थोड़ा सा कहते हैं ना जरा हट के हैं। एक प्रोग्राम भी आता है टीवी पे, डॉन पे आता है ना, यही नाम है ना उसका, जरा हट के हैं। राइट। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो जरा ये बताओ कि किसको याद है P2? क्या है इसकी डेफिनेशन? भूल गया P2 की डेफिनेशन? Pn की डेफिनेशन याद है? Pn की डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड है यार, जिस तरीके से ये स्टैंडर्ड है ना Rn, इसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड है भाई, और ये भी स्टैंडर्ड है। हाँ, आप सही बोले, लेकिन पूरी तरह बताओ, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ। इसका मतलब ये Pn जनरल है ना, हम P2 की बात कर रहे हैं ना। तो P2 है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। आगे बोले ना, वो इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप बोले अगला एक और भी जुमला साथ लगा हुआ है, ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। वर्ड कौन सा है? एट मोस्ट का है। यानी कहने का मतलब है P2 में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी होंगे, फर्स्ट डिग्री भी होंगे, और 0 डिग्री वाले भी होंगे। ये जोर दिया जा रहा है एट मोस्ट 2 पर। ओके, अब हमने यहां से तीन वेक्टर पकड़े। देखा ना, आज वो दिन आ गया है कि अब पॉलिनोमियल्स बेचारे भी वेक्टर्स कहला रहे हैं। कहलाएंगे इसलिए कि हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये 3 पॉलिनोमियल्स कह लो या वेक्टर्स कह लो, शो ये करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जरा सोच के बताओ, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? वो यार आपको हिंट दे रहा है, कहता है P3 इज इक्वल टू समथिंग P1 प्लस सम। तो क्या लिखूं? P1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। और P2 को 2 से।
तो ये डिपेंडेंट हो गए ना, लीनियरली डिपेंडेंट हो। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और अपनी तरफ से बनाता हूं, उसके बारे में जरा सोच के बताइएगा। P1 इज इक्वल टू टी, P2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये बताओ, ये दो वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है ना। वजह PT इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यही कहना चाह रहा हूँ ना, इज इक्वल टू टी इंटू टी, टी P1, तो P2 जो है वो P1 का मल्टीपल हो गया, लिहाजा ये डिपेंडेंट हो गए। लिहाजा रॉन्ग कह रहे हैं आप लोग। ये आ गया ना जवाब। असल में जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी होती है वो उसमें कांस्टेंट का फैक्टर होता है, वेरिएबल का नहीं होता। तो यहाँ तो आपने जो कहा है ना P1 इज इक्वल टू 2P2, नथिंग टू डू विद द इंडिपेंडेंसी, इसलिए कि ये मल्टीपल वेरिएबल है। ये सही कह रहे हैं कि अगर तो P2 बराबर होता ना, फॉर एग्जांपल 2P1 या 7P1, फिर तो डिपेंडेंट हो जाते, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसको वैसे कैसे प्रूफ करेंगे इंडिपेंडेंट है? यानी ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे वेरिएबल है तो डिपेंडेंट हो गए। डेफिनेशन पे चलते हैं ना अब हम, ये डेफिनेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट क्यों है। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता है ना, मैं ये वाली चीज की बात कर रहा हूँ, ऊपर नहीं बात कर रहा, मैं खाली इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा से करते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, P1 इज इक्वल टू टी और P2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने ये देखना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो मैं इस तरह से चलूंगा, मैं कहूँ लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन C1t प्लस C2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ट्राई टू सॉल्व फॉर C1 एंड C2। अब 0 की डेफिनेशन बताओ यहां पर क्या है? हाँ, तो क्या लिखूं? ये लिखूंगा भाई 0 प्लस 0t प्लस 0t स्क्वायर, इसलिए कि P2 की बातें हो रही हैं। अब ये वाला 0 जो है ना, ये उस 0 से मैच कर रहा है जिसे हमने लिखा नहीं है, लेकिन लिखने में कोई हर्ज नहीं ना 0 ऐड करने में, तो ये इसकी मैचिंग हो गई। दो पॉलिनोमियल बराबर कब होते हैं? जब रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर सेम हो। तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पर क्या है? 0, तो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्यूशन आया? C1 0। यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन क्या आया? 0। तो लिहाजा ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कौन सा? C1t प्लस C2t स्क्वायर 0 इज C1 0, therefore they are independent। तो ये है असल प्रूफ इसका। सो इंडिपेंडेंट, ये जनाब इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, चलें साहब, यहाँ देखें क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, अभी इसको छोड़ दें, हाइडिंग क्या डली, जरा इसको पढ़ें क्या कह रहा है। लेट H बी द प्लेन illustrated below, which of the following are valid description of H? जरा इसके बारे में बताएं, क्या ये जो प्लेन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू स्पैन V1 V2? वजह? नहीं, अगर आप कह रहे हैं नो सर, तो आप मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ जो H में हो लेकिन वो V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ट्राई टू, हाँ सोचो। बताओ ना कहां पर है? वही तो H है। वही तो H है भाई, ये जो है ये H है। और ये H का मतलब ये नहीं कि जो नजर आ रहा है, ये नहीं, ये सब तरफ फैला हुआ है, एक्सटेंडेड एवरीवेयर। तो अब ऐसा कौन सा भाई वो खास वेक्टर है जो V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिखा जा सके? हर वेक्टर लिखा जाएगा? तो फिर ये क्या हो गया? वैलिड डिस्क्रिप्शन हो गई ना H की। दूसरा बताओ जरा। ये भी वैलिड डिस्क्रिप्शन है। जब तीसरा, यानी इसमें मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, बाद में एग्री किया था कि यस
बाद में एग्री किया था, यस। अब जरा इधर बताओ, ये भी लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो मुझे ये बता दो कि ये वाला जो वेक्टर है v1 ये h में ही है ना, आप कह रहे हैं लिखा जा सकता है, तो मुझे बता दो v1 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3 वो कौन से वेट्स हैं जो आपके ज़हन में? भाई इनका ये कहना है कि ये वैलिड डिस्क्रिप्शन है। सी, वैलिड डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हर वेक्टर्स h का वो v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखा जा सकता है। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि मुझे v1 वेक्टर लिख के दिखा दो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3। ये अभी तक सोच रहे हैं नहीं है ना, नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे v1 को? ओ भाई इस वेक्टर को इसका मल्टीपल कैसे बनाओगे? लेकिन अगर ये वेक्टर है और जो सॉरी ये वाला वेक्टर इसका मल्टीपल नहीं होगा ना, लेकिन अगर इसका 4 गुना ले लूं वो तो इसका मल्टीपल होगा ना। तो मतलब है कि ये जो सी है ना, इट्स नॉट ए वैलिड डिस्क्रिप्शन। ये जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ उन वेक्टरों को जनरेट कर रहा है जो v2 और v3 वाली लाइन में है, बस। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया कि ये वैलिड डिस्क्रिप्शन नहीं है इसकी, एच की। अब जरा इधर चलते हैं। क्या ये वैलिड डिस्क्रिप्शन है एच की? हाँ जी, हाँ जी। ये जनाब अली यस था, ये यस था, ये नो था। इसके बारे में सोच रहे हैं हम बैठे हुए। चलें, मैं निशान लगा दिया, ये भी है। अब आप आर्गुमेंट देंगे क्यों है। देखिए आर्गुमेंट ऐसा है कि जब आप कहते हो ना कि 3 वेक्टरों का स्पैन, तो जरूरी थोड़ी है कि आप हर 3 वेक्टरों को सीरियसली लें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जो आप ही दे देता हूँ। चलें, एक कमेटी बनी हुई है, राइट, ठीक है, वो बड़े फैसले करती है, उसमें 3 आदमी हैं, ठीक है। एक है बिलावल, दूसरा है वो क्या नाम है उसका, वो जो है कायरा, और तीसरा कोई और है। तो भाई वो कायरा की मजाल है कि बिलावल के सामने कुछ बोले उस कमेटी में, तो वो तो बेकार है ना, बाहर कर दो उसको। तो यहाँ पे भी वही हाल है। आपके पास v2 v3 और v1 है ना, तो h को डिस्क्राइब करने के लिए v1 तो मस्ट है, लेकिन उसके बाद आपकी मर्जी है v2 को ले लें, v3 को बाहर फेंक दें, या v3 को ले लें और v2 को फेंक दें, या चले दोनों ले लें, आधा कंट्रीब्यूशन v2 का ले लें, आधा किसका ले लें, v3 का। तो ये भी वैलिड डिस्क्रिप्शन है, सही है। अब सवाल ही आता है कि जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चलें फिलहाल यहां तक रखते हैं। ये क्या कह रहा है जनाब, ये क्या कह रहा है? ओके सॉरी, जरा मैं वो दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा से। जनाब ये भी स्पैन कर रही है, ये भी स्पैन कर रही है, ये नहीं कर रही, ये भी स्पैन कर रही है। लेकिन ए और बी में ये खास बात है, देखिए हर वो काम जो कम पैसे से हो जाए वो ज्यादा एफिशिएंट है ना। तो जो ए और बी है ना, ये एफिशिएंट स्पैनिंग सेट है, जबकि डी जो है v1 v2 v3 ये स्पैनिंग तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। कहाँ आप 2 चीजों से काम चला सकते हैं, 3 लेके चल रहे हैं। तो ऐसा स्पैनिंग सेट जो एफिशिएंट हो वो बेसिस कहलाता है, बस, ठीक है। अ बेसिस इज एन एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब यही है कि इससे और कोई छोटा सेट ना हो, ठीक है। कंटेनिंग, क्या लिखा हुआ है, नो अननेसेसरी वेक्टर्स। तो इस केस में अगर आप डी की बात करें ना, तो ये एफिशिएंट इसलिए नहीं है कि इसमें या तो v2 बेकार है या फिर v3 बेकार है, राइट। Okay, in this case, we would consider the linearly independent set v1, v2 and v2, v3. दोनों क्या हैं? Both the basis. और फिर वो थोड़ी सी इंग्लिश आ गई कि बेसिस का प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि v1, v2, v1, v3 both examples of basis sets are bases, ठीक है, प्लूरल ऑफ h। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अब देखें डेफिनेशन के लिए पता क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। हम इसी को सोचते हैं ना, 2 चीजें होनी चाहिए बेसिस में,
एक तो चीज ये होनी चाहिए कि ये जो वेक्टर्स है ना, ये जो दावा हो रहा है कि ये बेसिस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी कंडीशन तो वही है कि वो जनरेट करें स्पेस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई थी, क्या जनरेट भी कर रहे थे और इंडिपेंडेंट भी थे। यहाँ पे क्या खराबी थी, यहाँ पे दोनों ही खराबियां थी, वो डिपेंडेंट भी थे और जनरेट भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर कौन सी खराबी, एक खराबी है एक नहीं है इसमें, जनरेट तो कर रहा है लेकिन क्या है, ये डिपेंडेंट है। तो ये दो जो हैं, स्पैनिंग इंडिपेंडेंसी, ये जो है ना क्या बना देते हैं, स्पैनिंग सेट को बेसिस बना देते हैं। इसमें क्या है, जनरेशन ही नहीं है तो खत्म। इसमें क्या है, जनरेशन है लेकिन डिपेंडेंसी है, तो लिहाजा ये भी बेसिस नहीं है। राइट, ठीक है, ओके। तभी डेफिनेशन आ गई भाईजान, पढ़ लीजिए गौर से। H be a subspace of some space V, index set of vectors B1, B2 is a basis for H if B is linearly independent set and H is a span of B1 and B2। ठीक है ना, सही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है और नहीं भी बताता हूँ वजह। यह लुक द वे यू लुक एट, हम बातें किसकी कर रहे थे, H की कर रहे थे, ठीक है। फिर ये V कहां से आ गया? असल में वही मेंटेलिटी है, राइट, पॉजिटिव मेंटेलिटी है कि जब भी कोई वेक्टर स्पेस होती है ना, उसके साथ हमेशा एक पेरेंट स्पेस होती है। अच्छा, अगर ना भी हो तो फिर क्या करेंगे, बाज की नहीं होती, जैसे Rn की तो कोई पेरेंट स्पेस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इम्प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट आ जाएगा। तो फिर ये अगर ऐसी बात है ना कि H खुद ही सबसे बड़ा पावरफुल है, तो फिर ये V और H क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन इट डजंट हार्म कि हम ये कहेंगे किसी के कोई भी H है उसके ऊपर क्या होगा, एक पेरेंट होगी, डजंट हार्म अस, ठीक है, हमने वो लिखी। अब हम बात कर रहे हैं H की, लेकिन अचानक क्या लिखिए कि एक सेट हम V में ले रहे हैं। तो असल में V में नहीं ले रहे हैं, हम ले तो H ही में रहे हैं, लेकिन अगर वो H में भी है तो V में भी होगा, ठीक है ना। अगर ये देखें, अगर आप इसका एक भी एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं तो वो तो H को जनरेट नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा इनको एहतियात करनी चाहिए थी। पहली तो बात है कि V ना ही लिखते तो बेहतर था, राइट। बस एक सेट क्या है, H इज ए बेसिस है इसका, H का, अगर उसके P वेक्टर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, इंडिपेंडेंट भी हैं और वो स्पैनिंग भी हैं, ठीक है, राइट। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कोई है या नहीं, वो वैसे ही पता चलेगा, दोनों चीजें आपने प्रूफ करनी होगी, स्पैनिंग भी और हाँ इंडिपेंडेंसी भी, ओके। ऑलराइट, ओके जनाब, लेट्स सी, वही पुरानी एग्जांपल, ओल्ड इज गोल्ड, R3 है, ठीक है। हमने कहा कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं E1, E2, E3, पुराने जमाने याद आ गया ना, E1 का मतलब 100, E2 का मतलब 010 है, R3 में ये है। R4 में E1 का मतलब क्या होगा, 1 के बाद 3 जीरो आएंगे, फिर R2 क्या होगा, 0120, फिर 0010, आखिर में 000 एंड 1। कहते हैं कि ये वाले जो ये है ना, ये बेसिस फॉर्म कर रही है, और ये चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसके लिए दो चीजें प्रूफ करनी होंगी, एक तो ये कि पूरे स्पेस को जनरेट करे, और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट हो। अच्छा देखें, अगर आप कोई चीज थ्योरम से समझ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं यार ठीक है थ्योरम कह रही है, मान लेते हैं, लेकिन मजा नहीं आया। तो आप ऐसा करें, थ्योरम व्योरम को छोड़ें, इसको डायरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिपेंडेंसी। ओ भाई, इंडिपेंडेंसी, चलो C1 टाइम्स क्या लिखूं मैं, आगे क्या लिखूं, C2 टाइम्स, आगे क्या लिखूं जनाब, C3 टाइम्स, इक्वल टू क्या करूं, 00। अब इसकी पहली लाइन, पहले जो 4 नंबर में क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, C1 + 0 + 0 = 0, C1 0 हो गया। दूसरी लाइन क्या रिप्रेजेंट्स कर रही है, C1 टाइम्स 0, C2 टाइम्स 1, C3 टाइम्स 0 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया, C2 0। तो मतलब है इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो लिहाजा ये किस चीज की निशानी है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक वेक्टर उठा लेता हूँ कोई सा भी, राइट।
और मैं इस वेक्टर को लिखता हूं, मेरे ख्याल यार ऐसा करते हैं, जरा थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, इसलिए कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये उठाता हूं एक वेक्टर एक्स वाई जी। पहले क्या प्रूफ किया था? इंडिपेंडेंसी। अब क्या प्रूफ कर रहा हूं? स्पैनिंग। तो मुझे बताओ, अगर मैं कोई एक वेक्टर ले लूं एक्स वाई जी, तो हाउ कैन आई क्विकली से कि ये वेक्टर उन तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन है? जब भी तो ये साबित हो जाए। अच्छा, ये आर्बिट्ररी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। जी बोलो। मैं पूरा लिख रहा हूं जानबूझ के इवन की जगह, राइट, ताकि क्लियर हो जाए। बस हो गया। कोई सा भी वेक्टर जो है इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, लिहाजा ये स्पैनिंग सेट भी हो गया। और उससे पहले हमने क्या शो किया था? ये इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये बेसिस है। ज्यादा समझ में आ रहा है ना कि ये वाकई। अब ये थ्योरम के जरिए से देखें कैसे होगा। थ्योरम के जरिए से वो ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ऑलरेडी रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में, तो इसके अंदर कितने पिविट हैं भाई? 3 पिविट रोज हैं। और एक बड़ी मशहूर थ्योरम है जो ये है, क्या नाम है? आईएमटी का मतलब क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम। उसमें 10-12 बुलेट्स थी, या तो सब ट्रू थी या सब। उसमें एक ये बुलेट ये थी कि दी एवरी रो हैज ए पिवट, तो वो तो है, इसका मतलब बाकी सब भी दुरुस्त हो गए। उसमें फिर एक और भी थी, वो ये थी कि इस ए के जो कॉलम्स हैं ये आर एन को जनरेट करेंगे, तो वो R3 हो गया, तो ये स्पैनिंग हो गया। उसमें एक और भी था बुलेट के कॉलम्स ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट भी हो गया। लेकिन इसमें मजा नहीं आया, राइट? थ्योरम के जरिए से समझ रहे हैं कि वो सेट क्या है, बेसिस है। डायरेक्ट अप्रोच इसमें क्या थी? बेहतर थी। ठीक है, ओके। तो चले फिल इन द ब्लैंक बना दूं। यहाँ पे क्या लिखूं? द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और आगे क्या लिखूं? एंड कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R3। ओके, सो बाई MT E1 E2 E3 इज ए बेसिस। ओके जी, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये वही है जिसकी मैं एक टाइनी एग्जांपल आपको भी थोड़ी देर पहले दे चुका था, टाइनी एग्जांपल, राइट? लेकिन वो टाइनी एग्जांपल ये नहीं थी बेसिस, वो ये थी कि दो वेक्टर उठाए थे ना हमने, T और T स्क्वायर, क्या शो किया था? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये कहता है कि शो करो कि ये जो सेट है ना, ये Pn का बेसिस है। अच्छा, अब इसके लिए तो कोई IMT नहीं होगी ना, इसलिए कि IMT तो सिर्फ इन मैट्रिसेस के लिए है ना, P2 में तो कोई मैट्रिसेस वगैरह नहीं है ना। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए आपको क्या करना होगा? वही बेसिक डेफिनेशन लेके चलना होगा। तो चलें, सबसे पहले मैंने क्या काम किया? मैंने कहा जरा मैं ये देखता हूं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, C01 C1T CNTN इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बताओ, ये 0 वेक्टर कौन सा है? व्हाट इज दिस? जल्दी बताओ। ये वही है यार जो बताया था, 0 प्लस 0T प्लस 0T स्क्वायर ब्ला 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 प्लस 0TN। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो खुद ही बता दें C0 क्या होगा? वो भी 0 होगा, C1 भी 0 और CN भी 0। तो अच्छा, अभी इसने जल्दी में लगता है, यहाँ इतनी जल्दी में अभी तो सिर्फ क्या प्रूफ हुआ है? इंडिपेंडेंट है ना ये वेक्टर्स, ये कहाँ प्रूफ हुआ है कि स्पैनिंग है? तो वो कर लो स्पैनिंग, तो बहुत आसान है। फर्स्ट कर लें, आपने ये वाला वेक्टर लिया, कौन सा वेक्टर लिया? कौन सा पोलिनोमियल लिया? ये वाले लिया, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1T प्लस अल्फा 2T स्क्वायर ब्ला 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 प्लस अल्फा NTN। और आप कह रहे हैं कि साहब ये वाला वेक्टर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। वो तो है ही है यार, इसलिए कि ये वेक्टर जनरेट कैसे हुआ है? पहले को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? अल्फा नॉट से। दूसरे को किससे किया है? अल्फा 1 से। तीसरे को अल्फा 2 से, और ऐड कर लिया है। तो सिंपल। तो जनाब, Pn के केस में ये कहलाती है स्टैंडर्ड बेसिस। कौन सी? 1 E T स्क्वायर Tn। और Rn के केस में क्या कहलाती है? E1 E2 E3। ठीक है,
ऑलराइट, तो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं चौथा। ओके 5। हाँ, ये जरा थोड़ा सा हट कर ये एग्जाम्पल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि हम कहाँ पे पहुंच गए। ओके जी जनाब, ये भी हो गया है। अच्छा हाँ, ये जो है एक मिनट, शो दैट। ऑलराइट, हाँ जी, अब ये जो जरा देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, H दो बेसिस थी ना, एक V1 V2 भी थी और एक V1 V3 भी थी। तो यही चीज हर जगह है, बेसिस कभी यूनिक नहीं होती। एक वेक्टर स्पेस की इन्फिनिटली मेनी बेसिस हो सकती है। सबसे सिंपल बात तो ये कि जैसे ये थी ना, ये कौन सा 1 0 0 0 1 0 0 0, आप पहले वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 0 0, दूसरे को 20 से करते हैं 0 20 0 0 0 30, ये भी बेसिस हो गया। तो बेसिस यूनिक नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हमें R3 की एक बेसिस पता है 1 0 0 0। अब कहता है कि क्या बताओ इसके बारे में, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, या सॉरी ये बेसिस है या नहीं। तो एक तरीका तो वही है डायरेक्ट, लेकिन इसमें डायरेक्ट जरा मुश्किल होगा। थ्योरम के जरिए से ये भी आसानी से हो जाएगा। तो थ्योरम के जरिए तो यही करना है ना कि इस ए को उठाओ, मतलब इन वेक्टरों की एक मैट्रिक्स बनाओ, ये बन गई, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो, यहां पहुंच गए। कितने पिवट हैं भाई, 3 पिवट है ना। वही थ्योरम जो अभी की थी वो बुलेट ट्रू हो गई, एवरी रो हैज ए पिवट। एक और बुलेट ट्रू हो गई कि दी ओरिजिनल वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी हो गई, एक और बुलेट प्रूफ हो गई कि वो जो कॉलम्स है वो R3 को जनरेट कर रहे हैं, तो ये स्पैनिंग भी हो गया। तो लिहाजा ये क्या हो गया, मतलब ये बेसिस हो गई ना किसकी, R3 की। ठीक है, ये आ गया 3 pivots, the columns of A are linearly independent, therefore V12 is a basis। ये वही IMT को कर रहा है। IMT में 15 या 10 या 12 बुलेट्स थे, उसमें 3 बुलेट्स पे जोर दिया जा रहा है। एक बुलेट्स को देख लिया कि पिवट है हर रो में, बाकी 2 बुलेट से दोनों चीजें निकालनी। एक बुलेट इंडिपेंडेंसी बता देगी, दूसरी स्पैनिंग बता देगी। अच्छा, अगर इसको डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। देखें, डायरेक्ट पता कैसे करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान तरीका जो है ना वो ये होगा 1 2 0 0 1 1 1 0 3 B1 B2 B3। यानी आप एक काम करें, आप इंडिपेंडेंसी को छोड़े पहले जनरेसी की तरफ चले जाएं। क्या ये जनरेट कर रहा है, तो जनरेट का तरीका यही होगा ना कि आप एक लेंगे B1 B2 B3 और आप शो करनाएंगे, आप शो करेंगे कि B जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है B1 B2 B3 का, तो वो इसी के बराबर होगा B इज इक्वल टू AX। तो आपने क्या किया, आपने इस सिस्टम को सॉल्व किया। आप देखें, जब आप इसमें आप रो ऑपरेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन हो गए ना किसमें, बी में, लेकिन डिक्टेशन तो ए से आ रही है ना। इसका मतलब है कि जब ये पिवट रो है, ये पिवट रो है, पिवट, इसका मतलब है आखिरी कॉलम में तो कभी पिवट कॉलम आएगा ही नहीं ना। वही है ना, आखिरी कॉलम कभी पिवट कॉलम नहीं होगा। तो लिहाजा ये सिस्टम क्या होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा। यानी हर B1 B2 B3 जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे होगा। अच्छा, दूसरी बात बता दें, ये तो हो गया ना कि ये स्पैनिंग है। अब ये कैसे साबित हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट भी ऐसे ही साबित हो रहा है भाई कि जब यहां पर आप आ जाओगे ना, किसके लिए कहा कर रहे थे आप, स्पैनिंग के लिए, तो आप सारे 20 को 0 कर दीजिएगा। जब सारे 20 को 0 कर देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हर वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप इस सवाल को अलग अलग ना करेंगे, पहले इंडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं फिर जनरेशन। अब जनरेशन को लेके चलें, जनरेशन साबित होगी तो सारे B1 B2 को 0 कर दें, तो फिर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा 0 0। तो लिहाजा ये भी क्या है, बेसिस है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी। अच्छा, टाइम क्या हो गया है, अभी है, वेरी गुड। ओके, दिस बेसिस फॉर R3 हो गया। यहाँ थ्योरम क्या कहती है भाईजान, थ्योरम
The pivot columns of a matrix A form a basis for call A. कुछ बीच में मैंने पेज मिस तो नहीं किया? ये बहुत आगे चला गया मेरे ख्याल में, मैं यही सोच रहा हूँ बहुत आगे चले। हाँ बहुत आगे चले गए, वही मैंने पकड़ लिया ना, आगे चले गया। ये यहाँ पर तो थे ना, ये तो भी किया है ना हमने, ये 5 है ना यहाँ का। असल में मसला एक और भी होता है, वो हैंड आउट है, ये लेक्चर है उसमें मेरे ख्याल अभी पेज 2 ही होगा, है? हाँ वही है, ठीक है, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है। ओके, यहाँ पर है। ओके जी, चलें बताएं क्या कह रहा है ये। कहता है एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट, उसने पहले ही लिख दिया नॉट यानी ये पहले तो कहना चाहिए था कि वेदर आर नॉट, इसने कहा नॉट, तो सर चले थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो गया। तो बताइए कि ये पहला सेट क्यों नहीं है बेसिस? पहले एक बात सुन ले आपके जहन में ये आ रहा है ना, इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम, यही आ रहा है ना भाई। ये तो यहाँ रेप्लिकेबल ही नहीं है, इसलिए कि इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होती है। यहाँ पे अगर आप ए बनाएंगे तो वो तो 3/4 का होगा, तो वो भूल जाइए। क्या भूल जाए? IMT को भूल जाए, कुछ और सोचो भाई। हाँ, आप थोड़ा सही ट्रैक में, आप इस तरह से सोचे कि बेसिस की क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो ये कि जनरेशन, एक क्या होती है इंडिपेंडेंसी। तो आप मुझे सोचो यार, एक थ्योरम थी टू मेनी वेक्टर्स की, याद आया? क्या थी टू मेनी वेक्टर्स? यहाँ पे कितना डायमेंशन चल रहा है और कंपोनेंट्स कितने हैं? नहीं सॉरी, वेक्टर्स कितने? 4 हैं। और है सर। तो अगर 4 वेक्टर्स ले ले आप 3 में, तो ये टू मेनी का केस हो जाता है, और ये डिपेंडेंट है। तो लिहाजा ये चारों वेक्टर्स डिपेंडेंट है, लिहाजा ये बेसिस नहीं है। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका स्पैन जो है वो पूरे R3 को जनरेट कर रहा है कि नहीं, करे ना करे, दोनों केस में ये बेसिस नहीं होगी। इसलिए कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन बेसिस की क्या होती है कि वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, जबकि ये सेट क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो अब जरा बी के बारे में बता दो। है मल्टीपल है? किधर से आ गए मल्टीपल यार? मैं परेशान हो गया, मैं समझा मैंने पिछले सेक्शन में गलत पढ़ा दिया असल में इनका जोर उस पर है कि इनको जबरदस्ती डिपेंडेंट साबित कर दूं ताकि बेसिस ना बने तो वो नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी तरफ आओ ना, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैथमेटिशियन इसको बाय नहीं करेगा। वो कहेगा यार ये तो फजूल आर्गुमेंट, हालांकि बिल्कुल सही आर्गुमेंट है। मैथमेटिशियन ये कहेगा मैथमेटिकली प्रूफ करो कि ये स्पैनिंग नहीं है। क्या नहीं है? स्पैनिंग नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ। एक तो एक आइडिया आ गया ना आपके जहन में, बिल्कुल सही, कि कम है नहीं होगा। अब उस आइडिया को हम मैथमेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटाइज इस तरह से होगा, आपने लिखा, एक मिनट यहां से शुरू करते हैं ना, इसकी बात तो खत्म कर देना, ऊपर वाला तो हो गया ना। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 B1 B2 B3। मैं क्या देखना चाह रहा हूं? मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं इस सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूं। कौन से सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूं? ए जो इससे बनेगा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो मैं चाह रहा हूं कि क्या x का सोल्यूशन आएगा फॉर एवरी B1 B2 B3, वो देखना चाह रहा हूं। अगर आ गया तो ये बन जाएगी, नहीं आया तो नहीं। ऑपरेशन वही, क्या करूं सबसे पहले? 1 4 B1 क्या हो जाएगा ये? -2 से मल्टीप्लाई करूं ना, 0 -3, यहाँ क्या आएगा? -2 B1 प्लस B2। नीचे क्या करूं मैं?
मैं लिख भी देता हूं, मैंने क्या किया था, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 और R3 क्या था, R3 माइनस 3R1, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताइए अब क्या ऑपरेशन होगा, -3 माइनस 2B1 प्लस B2, मतलब इसको 1 करने 1 बनाने की जल्दी ना करें, पहले नीचे वाले को 0 करें। हाँ वही किया, तो क्या लगा था आपने, R3 इज इक्वल टू, ठीक है ये 0 हो जाएगा, हाँ माइनस आएगा, -2R। अच्छा ये भी 0 हो गया ना माइनस करने से। अच्छा ये बताओ तो जल्दी से क्या होगा, मेरे ख्याल है पहले B1 आ जाएगा, जब आप -2 से करोगे ना तो वो 4B1 आ जाएगा, नीचे -3 है। क्या दूसरा नंबर क्या आएगा, -2B2, तीसरा नंबर क्या आएगा, B3, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, पहले मैं जरा पॉजिटिव साइड पे चलता हूं, अगर मैं ये वेक्टर लेता हूं 1 1 1, तो क्या वो जनरेट हो जाएगा इन दो वेक्टरों से, हो जाएगा, इसलिए कि जब मैं यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 1 तो इसके 1 1 तो इन दो वेक्टरों से जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये वाला वेक्टर ले लूं 1 1 0, जब मैं 1 1 0 लूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ यार, -1 हो जाएगी ना, तो 0 बराबर -1 आ गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। यानी इसका मतलब है कि माना कि 1 1 1 जो है वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन 1 1 0 नहीं है, और बहुत सारे नहीं है, हर वो वेक्टर जिसमें ये कॉम्बिनेशन नॉन जीरो होगा वो इन दो वेक्टरों से जनरेट नहीं किए जा सकते। तो भाई ये कैसी बेसिस है यार, ये तो बिल्कुल नवाज शरीफ की बेसिस हो गई, अपनों को बांट रहे हैं दूसरों को डांट रहे हैं मतलब है कि ये वाला अगर चीज, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर 0 हो गया ना तो वो वेक्टर तो आ जाएगा इनके कॉम्बिनेशन में, लेकिन अगर ये नॉन जीरो हो गया तो वो वेक्टर इनके कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, लिहाजा इट इज नॉट ए बेसिस। और आइडिया वहीं से इन्होंने पिक किया था कि R3 में कम से कम 3 होने चाहिए। अब चले इसी को करते हैं, ये क्यों फेल हो गया, 3 से ज्यादा थे, ये क्यों फेल हो गया, 3 से कम है, तो इसका मतलब है कि अगर 3 हो तो क्या वो हमेशा बेसिस हो जाएगी। अब जरा इसको देख लेते हैं कब होगी, हाँ अभी आ गया। तो Rn में एक क्राइटेरिया है बहुत अच्छा कि n वेक्टर्स विल फॉर्म ए बेसिस ऑफ Rn इफ दे आर इंडिपेंडेंट। ओके थैंक यू वेरी मच, यहीं तक रखते हैं।